हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लासेस थी उनमें अपन ने पशुओं के आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन और प्रजनन प्रबंधन के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन पशुओं में प्रजनन की विभिन्न क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के उनके जननांग, जो मादा जननांग है, नर जननांग है, उनके बारे में जानेंगे और साथ ही पशुओं से प्राप्त होने वाले मांस के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे विभिन्न प्रजनन क्रियाएं बात कर लेते हैं। यौनारंभ अवस्था हो गई, मध्यकाल हो गया, मध्यचक्र हो गया, है ना। तो उनके बारे में अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जितने भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को आप अपनी जो क्लास है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे साथी क्लास का लाभ ले सके। चलिए, तो आज अपन बात करते हैं पशुओं में संबंधित प्रजनन संबंधित विभिन्न क्रियाओं के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती है पशुओं में। जैसे यौनारंभ अवस्था होगी, कितने समय बाद यौनारंभ अवस्था प्रारंभ होती है। गाय में अलग होती है, भैंस में अलग होती है, भेड़ बकरी में अलग होती है, मध्यकाल सभी में अलग अलग होता है, मध्यचक्र सभी पशुओं में अलग अलग होता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आज अपन बात कर लेते हैं पशुओं का नाम। पशुओं में गाय की अपन बात करते हैं तो गाय में बात कर लेते हैं। तो गाय का जो प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी अपन बताएं तो प्यूबर्टी होता क्या है। प्यूबर्टी की मैं बात करूं तो प्यूबर्टी किसे कहा जाता है। प्यूबर्टी में बात करें तो पशुओं की वह अवस्था जिस समय पशु प्रजनन योग्य हो जाता है, अर्थात मादा पशु में अंडाणुओं का निर्माण और जो नर पशु होता है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, यौनारंभ अवस्था या फिर प्यूबर्टी कहा जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं अलग अलग पशुओं में प्यूबर्टी की कि कौन से पशु में कब यौनारंभ अवस्था प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले दे रखा है देसी गाय। देसी गाय में 24 माह की आयु में, कितने माह की आयु में, अर्थात लगभग 2 वर्ष की आयु में यौनारंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है या अपन कह सकते हैं कि वो प्रजनन योग्य हो जाती है। दूसरी मैं बात करूं विदेशी गाय, तो विदेशी गाय 18 माह की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। क्लियर। तीसरी मैं बात करता हूं भैंस, तो भैंस 30 माह की उम्र में, कितने माह की उम्र में, 30 माह की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। ठीक है। तीसरी अपन बात कर लेते हैं आगे भेड़, तो भेड़ 10 माह की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। 10 माह की उम्र में क्या हो जाती है, प्रजनन योग्य हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं बकरी, तो बकरी 12 माह की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। अर्थात इन समय में विभिन्न पशुओं में प्यूबर्टी या यौनारंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। क्लियर। अर्थात मादा पशु में अंडाणुओं का निर्माण और नर पशु में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इनकी जो प्रथम प्रजनन आयु होती है, अर्थात पहला ये बच्चा कब देती है, उस आयु की अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब प्रथम प्रजनन आयु की बात होगी तो यौनारंभ अवस्था प्लस उनका गर्भकाल जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यौनारंभ अवस्था जिस समय प्रजनन क्षमता उनमें डेवलप हो जाती है, साथ ही जितने दिन उनके मादा पशु के पेट में बछड़ा रहता है उस समय को काउंट कर लेंगे तो पशु की प्रथम प्रजनन आयु क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, जैसे गाय की बात कर लेते हैं तो गाय को अपन बात करें तो देसी गाय की जो प्रजनन जो यौनारंभ अवस्था होती है वो 24 माह में होती है। दूसरी बात करें कि इसका जो गर्भकाल है वो कितने दिन का हो रहा है, 280 से 85 दिन, अर्थात अपन बात करें 10 से 11 माह है। तो इसमें 10 से 11 माह अपन ऐड कर देंगे तो प्रथम प्रजनन आयु अर्थात पहला जो बछड़ा देगा वो कितने माह की आयु में गाय देगी भैया, 36 से 40 माह की आयु में। कितने माह में, 36 से 40 माह की आयु में पहला बछड़ा देती है। क्लियर। तो प्रथम प्रजनन आयु अगर देसी गाय की बात करें तो 36 से 40 माह होता है। विदेशी गाय की बात कर लेते हैं, बॉस टॉरसस की बात कर लेते हैं तो 24 से 30 माह की आयु में पहला बछड़ा देती है। अगर भैंस की बात कर लेता हूं तो 36 से 42 माह की आयु में पहला जो बच्चा है वो देती है। फिर बात कर लेते हैं भेड़, तो भेड़ की बात करें तो भेड़ 12 से 18 माह, कितने में, 12 से 18 माह की आयु में क्या दे देती है भैया, पहला बच्चा दे देती है। फिर अपन बात कर लेते हैं बकरी, तो बकरी 15 से 19 माह की आयु में पहला बच्चा दे देती है। अर्थात ये विभिन्न पशुओं की क्या हो जाती है, प्रथम प्रजनन आयु हो जाती है। अगली मैं बात करूं मध्यकाल, मध्यकाल की अगर मैं बात करता हूं कि भैया मध्यकाल कौन कौन से पशु, मध्यकाल होता क्या है, वह समय जिसको गर्मी में आना कह सकते हैं या हीट में आना कह सकते हैं, जिस समय जो मादा पशु होता है उसकी संभोग की तीव्र इच्छा होती है। क्लियर। उस समय को क्या कहा जाता है, मध्यकाल कहा जाता है। ओके, हीटिंग पीरियड जिसको कहा जा सकता है। अपन बात कर लेते हैं हीटिंग पीरियड की, तो जो देसी गाय होती है उसमें कितने घंटे का होता है, 18 घंटे का। कितने घंटे का, 18 घंटे का। विदेशी गाय की मैं बात करूं तो 10 से 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है भैया, 10 से 24 घंटे का होता है। फिर मैं भैंस की बात कर लेता हूं तो भैंस में 12 से 36 घंटे का होता है। मध्यकाल कितने घंटे का होता है, 12 से 36 घंटे का। फिर मैं भेड़ की बात कर लेता हूं
तो 24 से 36 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 24 से 36 घंटे का। फिर बात करें बकरी की, तो बकरी में 24 से 48 घंटे का होता है। कितने घंटे का भैया? 24 से 48 घंटे का। तो ये विभिन्न पशुओं में जो अपना मध्यकाल है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है मध्यचक्र। मध्यचक्र अपन ने कल बता दिया था कि क्या होता है, दो मध्यकालों के बीच की अवधि या दो मध्यकालों के बीच में विभिन्न पशुओं में होने वाली प्रजनन संबंधी या शारीरिक जो क्रियाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? मध्यचक्र कहा जाता है। बात करें गाय में, तो गाय में मध्यचक्र कितने दिन का होता है? इसकी ऑस्ट्रस साइकिल की बात कर लेते हैं तो कितने दिन का होता है भैया? 21 दिन का। विदेशी गाय में बात करें तो उसमें भी 21 दिन का होता है। भैंस में बात करें तो उसमें भी 21 दिन का होता है। भेड़ में बात करें तो 16 दिन का होता है। और बकरी में भी कितने दिन का होता है? 21 दिन का। यहाँ पे आपको विशेष भेड़ का याद रखना है कि भेड़ का जो मध्यचक्र होता है वो 16 दिन का होता है, बाकी अन्य सभी पालतू पशुओं का 21 दिन का होता है। क्लियर बताया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आ जाता है गर्भकाल। गर्भकाल क्या होता है ये आपको बताया हुआ है कि जितने दिन संभोग की क्रिया के पश्चात प्रसव तक का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है भैया? गर्भकाल बोला जाता है। अर्थात जितने दिन मादा पशु के पेट में बछड़ा रहकर पोषण प्राप्त करता है उस समय को जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल कहा जाता है। तो देखिएगा अलग अलग पशुओं में गर्भकाल अवधि भी अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं देसी गाय की, तो देसी गाय में जो गर्भकाल अवधि होती है वो 280 से 285 दिन होती है। अर्थात एग्जैक्ट अगर बात करें तो 282 दिन होती है। कितने दिन होते हैं भैया? 282 दिन। 282 दिन एग्जैक्ट क्या होती है? गाय की गर्भकाल अवधि होती है। दूसरी विदेशी गाय की बात कर लेते हैं तो वही 280 से 285 दिन होता है। भैंस की बात करें तो 305 से 310 दिन गर्भकाल अवधि होती है। अर्थात इतने दिन मादा पशु के पेट में बछड़ा रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं भेड़ की, तो भेड़ में 147 से 148 दिन का क्या होता है? गर्भकाल होता है। और फिर बात कर लेते हैं बकरी की, तो बकरी में 150 से 151 दिन का क्या होता है? गर्भकाल होता है। तो इन विभिन्न क्रियाओं का आपको पता होना अच्छी तरीके से जरूरी है। आपको पूछा जा सकता है कि गाय में मध्यकाल कितने घंटे का होता है या मध्यचक्र कितने दिन का होता है, अच्छी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ये प्यूबर्टी के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि गाय में यौनारंभ अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो 24 माह की उम्र में। अगर विदेशी गाय है तो 18 माह की उम्र में। तो यौनारंभ अवस्था, प्रथम प्रजनन आयु, मध्यकाल, मध्यचक्र और गर्भकाल। आशा करूंगा आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे अपन देखते हैं। देखिएगा आगे पशु का नाम अब आ जाता है ऊंट। ऊंट की बात कर लेते हैं तो ऊंट में देखिएगा 136 से 142 सॉरी 136 से 42 माह। अगर बात करें ऊंट में तो 36 से 42 माह क्या होते हैं भैया? यौनारंभ अवस्था कब हो जाती है? 36 से 42 माह की आयु में ऊंट में यौनारंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। कितने में? 36 से 42 माह की आयु में ऊंट में यौनारंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। फिर मैं बात करूं प्रथम प्रजनन आयु, तो प्रथम प्रजनन आयु की मैं बात कर लेता हूं तो 40 से 48 माह की आयु में पहला बच्चा है, जिसको ऊंट का जो बच्चा होता है उसको टोरडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोरडा बोला जाता है छोटे बच्चे को। तो 40 से 48 माह की आयु में पहला बच्चा दे देते हैं। दूसरे पर बात कर लेते हैं मध्यकाल। तो इसमें जो मध्यकाल अवधि होती है वो 3 से 5 दिन की होती है। ऊंट में मध्यकाल अवधि की बात करें तो 3 से 5 दिन की होती है। मध्यचक्र की बात करें तो ऊंट में जो मध्यचक्र होता है वो 10 दिन का होता है। कितने दिन का? 10 दिन का। फिर बात करें गर्भकाल अवधि, तो गर्भकाल अवधि की मैं बात कर लेता हूं तो 390 से 410 दिन, काफी ज्यादा लंबा समय हो जाता है। 390 से 410 दिन का समय हो जाता है किसमें? अपने ऊंट में। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं सुअर, तो सुअर की बात करें तो देखो सुअर में जो प्यूबर्टी होती है वो 6 से 12 माह की 12 माह की आयु में उसमें यौनारंभ अवस्था या प्रजनन योग्य हो जाता है। सुअर 6 से 12 माह की आयु में प्रजनन योग्य हो जाता है। अगर उसकी प्रथम प्रजनन आयु देखें अर्थात पहला जो वो बच्चा देता है वो 10 से 16 माह की आयु में दे देता है। फिर दूसरी बात करें कि जो सुअर में मध्यकाल होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भैया? 2 से 3 दिन का होता है। उसमें जो मध्यचक्र होता है वो 21 दिन का होता है और जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 125 दिन का होता है। उसके बाद आ जाता है घोड़ा। इक्वस एनएस की बात कर लेते हैं तो इसमें भैया 18 से 24 माह, 18 से 24 माह का तो क्या होता है? प्यूबर्टी अर्थात यौनारंभ अवस्था। 18 से 24 माह का जब घोड़ा हो जाता है अर्थात जब मादा घोड़ा और नर घोड़ा हो जाता है उस समय उनमें प्रजनन क्षमता उत्पन्न हो जाती है, डेवलप हो जाती है। फिर बात करें अपन प्रथम प्रजनन आयु तो 30 से 36 माह की आयु में पहला वो बच्चा
दे देते हैं। फिर बात कर लेते हैं मध्यकाल, तो उसमें जो मध्यकाल होता है, हीटिंग पीरियड होता है, वो 4 से 5 दिन का होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं कि उनमें जो मध्यचक्र है वो 21 दिन का होता है। दूसरी अपन बात कर लेते हैं गर्भकाल, तो 340 दिन का घोड़े का क्या होता है भैया, गर्भकाल होता है। तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको क्रियाओं का पता होना चाहिए, प्यूबर्टी क्या होती है, प्रथम प्रजनन आयु क्या होती है, मध्यकाल क्या होता है, मध्यचक्र क्या होता है और गर्भकाल क्या होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर सुन लीजिएगा। प्यूबर्टी या यौनारंभ अवस्था की बात कर लेते हैं, तो पशु की वह अवस्था जिस समय वह प्रजनन योग्य हो जाता है, अर्थात मादा पशु में अंडाणुओं का निर्माण और नर पशु में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उस अवस्था को प्यूबर्टी कहा जाता है। दूसरा आता है प्रथम प्रजनन आयु, अर्थात जब पशु पहला बच्चा देता है, उस अवस्था को क्या बोला जाता है, प्रथम प्रजनन आयु बोला जाता है। फिर आता है मध्यकाल, हीटिंग पीरियड, वह अवस्था जिस समय मादा पशु संभोग की तीव्र इच्छुक होती है, उस अवस्था को क्या बोला जाता है, मध्यकाल बोला जाता है। फिर बात कर लेते हैं मध्यचक्र, दो मध्यकालों के बीच में होने वाली पशुओं में शारीरिक जो क्रियाएं होती है, मादा पशु में होने वाली जो शारीरिक क्रियाएं होती है, उसको क्या कहा जाता है, मध्यचक्र कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है गर्भकाल, अर्थात संभोग की क्रिया के पश्चात अपन बात कर लेते हैं प्रसव से पूर्व तक का जो समय होता है। अपन बात करें जितने दिन मादा पशु के पेट में बछड़ा रहता है, उस अवस्था को बोला जाता है गर्भकाल अवस्था बोला जाता है, या जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। जितने दिन मादा पशु के पेट में बछड़ा रहता है या बच्चा रहता है, उस अवस्था को गर्भकाल बोला जाता है। तो इन अवस्थाओं को आपका पता होना अति आवश्यक है। क्लियर बताया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा, अपन बात करेंगे पशुओं के विभिन्न जननांगों के बारे में, कि कौन से पशु में कौन सा जननांग का कौन सा भाग होता है और उसका कार्य क्या होता है। क्लियर, तो इनके बारे में अपन देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पशुओं में जननांगों की जानकारी। पहले अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, नर जनन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो नर जनन तंत्र का जो मुख्य भाग होता है, मेन जो पार्ट होता है, वो कौन सा होता है भैया, वर्षण होता है, मुख्य भाग होता है। और इसमें जो सहायक हार्मोन होता है, ये मुख्य भाग होता है। और नर जनन का जो मुख्य हार्मोन होता है, वो कौन सा होता है भैया, टेस्टोस्टेरोन होता है। ये कल भी मैंने बता दिया था आपको अच्छी तरीके से। नर जनन का तंत्र का जो मुख्य हार्मोन होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। या प्रजनन का जो सहायक हार्मोन होता है नर में, वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। सबसे मुख्य जो पार्ट होता है नर जनन अंग का, वो कौन सा होता है, वर्षण होता है, जहां शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहा होता है भैया, वहां पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये प्राथमिक अंग है, ठीक है। इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है, प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग और सहायक अंग। सबसे पहला आता है प्राथमिक अंग में अपना टेस्टिस या वर्षण, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। और इसमें जो सहायक हार्मोन होता है, वो कौन सा होता है भैया, टेस्टोस्टेरोन होता है। बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। द्वितीय भाग की अपन बात कर लेते हैं। देखो, द्वितीय अंग की अपन बात कर लेते हैं, तो अधिवर्षण आ जाते हैं, शुक्रवाहिनी आ जाती है, और मूत्राशय आ जाता है, और सीसन आ जाता है। अभी अपन देखेंगे डायग्राम से, अच्छी तरीके से देखेंगे कौन सा भाग क्या होता है। सहायक लैंगिक अंगों की बात कर लेते हैं, तो भैया इसमें शुक्राशय आ जाता है, कुरस्थ ग्रंथि आ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाती है, और कंदमूल पंथ ग्रंथि आ जाती है। ये सारे भाग होते हैं किसके, नर जनन तंत्र के। देखिएगा, सारे नर जनन तंत्र के अपन भाग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा वर्षण कोश। वर्षण कोश की बात कर लेते हो, तो 1 नंबर पे देखिएगा, ये आ गया अपना वर्षण कोश। ये क्या है भैया, अपने वर्षण कोश है, जिसमें वर्षण रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नर जनन तंत्र की वर्षण कोश। दूसरा आ जाता है वर्षण रज्जु। तो ये देखिएगा, ये जो पार्ट है, ये वर्षण रज्जु है। ये पार्ट क्या है भैया, वर्षण रज्जु। तीसरा पार्ट आ जाता है वर्षण टेस्टिस की बात कर लेते हैं, तो तीसरा पार्ट आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि वर्षण क्या होते हैं, अच्छी तरीके से बता सकते हैं। चौथा आ गया अधिवर्षण। अधिवर्षण के बाद अपन बात कर लेते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के बाद अपन बात कर लेते हैं शुक्राशय। शुक्राशय के बाद बात कर लेते हैं पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि के बाद आ जाती है कंदमूल पंथ ग्रंथि और मूत्राशय और सीसन। सीसन के बाद अपन बात कर लेते हैं, तो सीसन मूंड आ जाता है, शिश्नाग्रच्छद आ जाता है, आकुचक पेशी आ जाती है, और सिग्माइड आनमन आ जाता है, और मूत्र वाहिनी आ जाती है। इसमें आपको नर जनन तंत्र में बहुत ही कम पूछा जाता है। इसमें इतना ही पूछा जाता है कि भैया नर जनन तंत्र का मेन पार्ट क्या होता है, तो आपको बताना है भैया वर्षण होता है, मुख्य भाग वर्षण होता है, प्राथमिक अंग भी वर्षण होता है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि नर जनन तंत्र का मुख्य हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। इसका आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बछड़ा
अ, अपन बात कर लेते हैं तो बछड़े की जो विकास होता है या वृद्धि होती है तो वो मादा जनन तंत्र में ही होती है, इसलिए उसके बारे में अपन को अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसका जो मुख्य भाग होता है वो अंडाशय होता है, ओवेरी होता है। क्या होता है भैया? अंडाशय होता है। ठीक है, ये मेन जहां अंडों का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाशय होता है। और इसकी अगर मैं बात कर लेता हूं तो मादा जनन तंत्र के जो मुख्य हार्मोन होते हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भैया? इसमें अगर बात करें अपन तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन कौन से? एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके मुख्य हार्मोन होते हैं। बताया जा सकता है इनके बारे में, कल भी अपन ने बता दिया था अच्छी तरीके से, पीछे वाली क्लास में अपन ने बता रखा है कि कौन से मादा हार्मोन कौन कौन से होते हैं और नर हार्मोन कौन कौन से होते हैं, अच्छी तरीके से बता दिया था। देखिएगा प्राथमिक अंग की बात करें तो इसका अंडाशय या डिम्ड ग्रंथियां होती है। ठीक है, डिम्ब ग्रंथियां होती है। द्वितीयक अंग की बात कर लेते हैं तो डिम्ड वाहिनी होती है, गर्भाशय होता है और गर्भाशय ग्रीवा होती है और योनि व भग होते हैं, ये इसके द्वितीयक भाग आ जाते हैं। अच्छी तरीके से बताया जा सकता है कि प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं और द्वितीयक अंग कौन से होते हैं। लेकिन मेन पार्ट का आपको पता होना चाहिए कि भैया जो नर जनन तंत्र था, नर जनन तंत्र का जो मेन पार्ट था वो क्या था? वर्षण था। और मादा जनन तंत्र का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है? अंडाशय। इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलिएगा अब अपन देखते हैं, ये देखिएगा ये आपका जो भाग है ये कौन सा है भैया? पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अच्छी तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कौन सा भाग कहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे भगा आपको दिया हुआ है, ये 1 नंबर पे भगा आपको दे रखा है, 2 नंबर पे भग शेप दे रखा है, ये शेप आकृति दे रखी है आपको। क्लियर? तीसरा आ गया मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग आपको दे रखा है, ये मूत्र मार्ग रहा। चौथा आपको दे रखा है योनि छिद्र दे रखा है, तो ये योनि छिद्र आ गया। और पांचवा आपको वेजाइना दे रखा है, ये योनि रह गई। क्लियर? अच्छी तरीके से गर्भाशय गिरवा आ गया। 6 नंबर पे गर्भाशय गिरवा आप बता सकते हो। 7 नंबर पे अच्छी तरीके से आप बता सकते हो कि भैया गर्भाशय हो गया। 8 नंबर पे गर्भाशय भ्रंग हो गया और 9 नंबर पे अंडवाहिनी हो गई और 10 नंबर पे निकाय या कीफ हो गया और 11वें नंबर पे क्या आ गया? अंडाशय आ गया। देखो इसमें अंडाशय की बात करें, ओवेरी की बात करें तो प्रत्येक जो मादा पशु होता है इसमें जो अंडाशय होते हैं वो 2 होते हैं। क्लियर? दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे। अलग अलग एक एक पार्ट के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा चलते हैं आगे, अपन देखते हैं एक एक पार्ट का क्या क्या कार्य होता है और इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये तो अपन ने जनरली पूरा बता दिया था कि ये क्या होता है भैया? मादा जनन तंत्र होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहला आता है ओवरीज। और ओवरीज जो होती है वो 2 होती है। कितने होते हैं भैया? 2 होती है। क्लियर? देखो ये जननांग का मुख्य अंग होता है, ये अपन ने बता दिया। अंडे या डिंब का निर्माण होता है, अंडे या डिंब का निर्माण होता है। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। किसका होता है भैया? अंडाणुओं का निर्माण होता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। जबकि जो वर्षण होते हैं उसमें शुक्राणुओं का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, ये अपन ने बता दिया था। क्लियर? परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया को डिंबाणुसरण कहते हैं। जब परिपक्व अंडे हो जाते हैं और उनके बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है भैया? डिंबाणुसरण बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा इसके बारे में अपन बात करें तो जो अंडाशय होता है, ये देखिएगा ये क्या होती है? ओवेरी होती है। क्या होती है भैया? ओवेरी होती है। ये अंडाशय आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये अंडाशय पाया जाता है और 2 अंडाशय पाए जाते हैं। किसी भी पशु, मादा पशु की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या पाए जाते हैं? 2 अंडाशय पाए जाते हैं। क्लियर? और ये आपको पशु की योनि दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से। ये गर्भाशय गिरवा होती है, ये गर्भाशय गिरवा होती है। जो अपन गर्भाशय गिरवा की बात कर लेते हैं तो जो प्रसव के समय इसका भाग खुल जाता है, चौड़ा हो जाता है। अंडाशय आपने देख ही लिया, फ्रिम्ब्रिया आप देख ही रहे हो, ये फ्रिम्ब्रिया होता है और फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब होती है। ओके, बताया जा सकता है। और ये होता है गर्भाशय। क्लियर? बता सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिएगा आगे अपन बात करते हैं, दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है डिम्ड वाहिनियां, ओविडक्ट की बात कर लेते हैं। तो अंडाशय व गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य करती है। किसके बीच भैया? अंडाशय और गर्भाशय के बीच का जो संपर्क का कार्य करती है वो कौन करती है? डिम्ड वाहिनियां करती है या ओविडक्ट करती है। पशु में अंडे व शुक्राणुओं का मिलन या निषेचन पुट्टन नलिका में होता है। किसमें होता है भैया? पशु में अंडे वह शुक्राणुओं का मिलन या निषेचन कहाँ होता है भैया? पुट्टन नलिका में होता है। किसमें होता है? पुट्टन नलिका में होता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना कि अंडे व शुक्राणुओं का मिलन किसमें होता है भैया? पुट्टन नलिका में होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा ये देखिएगा आपको अच्छी तरीके से इसमें दिखाई दे सकती है कि भैया ओविडक्ट क्या होता है। ओविडक्ट को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। ओविडक्ट आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ये रही, यहाँ पे ये ओविडक्ट आपको दिखाई दे रही है। ये ओवेरी हो गई, अंडाशय हो गया, ठीक है, और ये गर्भाशय को इससे मिलाती है। ठीक है, बता सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो
नेक्स्ट अपन बात करते हैं गर्भाशय, यूट्रस की बात कर लेते हैं। तो यूट्रस आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये रहा, जिसमें गर्भाशय का मतलब होता है जहां पे जो बछड़ा होता है वो पोषण प्राप्त करता है, जहां पे उसको पोषण मिलता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, गर्भाशय। गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियां निकलती है, इनके द्वारा भ्रूण के आरंभिक पोषण काल के लिए एक द्रव्य निकलता है जिसे गर्भाशय दुग्ध कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक जो आहार होता है, या अपन कह सकते हैं कि जब बछड़ा होता है या जो मादा पशु के पेट में जो बच्चा होता है उसका जो प्रारंभिक आहार होता है वो क्या होता है, गर्भाशय दुग्ध होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास भी यहीं पर होता है, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी कहां पे होता है भैया, गर्भाशय में होता है। क्लियर। आगे अपन बात करते हैं गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स की बात कर लेते हैं। तो गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग होता है, क्या होती है, सर्विक्स पार्ट होता है, जो नीचे वाला भाग होता है। गर्भाशय तथा योनि के मध्य में रहता है। ग्रीवा की लंबाई 4 इंच व व्यास 1 इंच होता है। कितना होता है भैया, 1 इंच होता है। इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा क्या होते हैं भैया, जो शुक्राणु होते हैं वो कहां पहुंचते हैं, गर्भाशय में पहुंचते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये देख लीजिएगा, आपको सर्विक्स पार्ट दिखाई देगा, ये रहा। वेजाइना और गर्भाशय के बीच का जो पार्ट है वो कौन सा होता है, सर्विक्स होता है, गर्भाशय ग्रीवा होती है। अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं वेजाइना, नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय को भग से जोड़ती है। नलिकाकार अंग होता है जो गर्भाशय को भग से जोड़ता है। वीर्य का सेचन इसी भाग में किया जाता है। नर पशु के द्वारा, या अपन बात कर लेते हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा वीर्य का जो सेचन किया जाता है वो योनि भाग में ही किया जाता है। क्लियर, बताया जा सकता है। आगे देखिएगा, ये देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे सकता है। ओविडक्ट हो गया, ओवेरी हो गया, सर्विक्स पार्ट हो गया, यूट्रस हो गया, और ये रहा वेजाइना। ये क्या है भैया, वेजाइना। ये वेजाइना आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या किया जाता है, वीर्य सेचन किया जाता है, उसके बाद सर्विक्स पार्ट में के द्वारा ये गर्भाशय में पहुंचता है और वहां पे भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। ये आपको गर्भाशय अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आपको ओवेरी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, और ये आपको डिम्ड वाहिनियां अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। तो आप अच्छी तरीके से प्रत्येक डायग्राम में अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, भग मादा जनन पथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग होता है। मादा जनन पथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग होता है, और भग आपको अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। देखिएगा, भग यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, पहले वाले डायग्राम में अच्छी तरीके से आपको दिखाया जा सकता है। यूट्रस ऑन हो गया, ये रहा वॉल्वा। देखो, ये जो भाग, जो एक लिप्स के समान दो तरफ पटने वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, भग बोला जाता है, वॉल्वा बोला जाता है। तो ये भाग होता है भग, जो सबसे भारी भाग होता है। पशु जनन तंत्र, मादा पशु जनन तंत्र का जो सबसे भारी भाग होता है वो कौन सा होता है, भग होता है। तो अच्छी तरीके से बताया जा सकता है भग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भग हो गया। इसके बाद देखिएगा, अपन बात करते हैं, भग के बारे में अपन ने बता दिया। फिर आ जाता है पशुओं का कुल निषेचन क्रिया, ब्याने की क्रिया व समोसा। विभिन्न पशुओं के कुल की बात कर लेते हैं। नर पशु को क्या कहा जाता है, मादा पशु को क्या कहा जाता है, नवजात को क्या कहा जाता है, उनमें होने वाली निषेचन की क्रिया को क्या कहा जाता है, उनमें ब्याने की क्रिया को क्या कहा जाता है, और उनके समूह को क्या कहा जाता है। इसके बारे में अपन ने कुछ क्लास पहले भी कुछ क्लासेस में अपन ने इनके बारे में देख लिया था। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुल, विभिन्न पशुओं के कुल की बात कर लेते हैं, फैमिली की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले गाय का जो कुल होता है वो कौन सा होता है, बोविडी होता है। गाय के नाम की बात कर लेते हैं, तो जो देसी गाय होती है उसका बॉस इंडिकस होता है, और जो विदेशी गाय होती है उसका बॉस टॉर्सस कहा जाता है। क्लियर। फिर दूसरी अपन बात करें भैंस, तो भैंस का अगर अपन नाम की बात कर लेते हैं तो बुवेलिस बुवेलिस होता है, और जो जंगली भैंस होती है उसका बुवेलिस बुवेलिस आर्वेंसिस बोला जाता है। क्लियर। इसका भी जो कुल होता है वो कौन सा होता है, बोविडी होता है। क्लियर। फिर अपन बात करें भेड़, भेड़ का कुल भी कौन सा होता है, बोविडी होता है। बकरी की बात करें तो बकरी का कुल भी कौन सा होता है, बोविडी होता है। गाय भैंस भेड़ बकरी तीनों का ही जो कुल होता है, चारों का जो कुल होता है वो कौन सा होता है, बोविडी होता है। क्लियर, बताया जा सकता है। इसके बाद देखो आगे अगर अपन बात कर लेते हैं कुकुट, मुर्गी की बात कर लेते हैं, तो इसका जो कुल होता है वो गेलचिडी होता है, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है फेसियोलिडी। क्या होता है भैया, फेसियोलिडी। अपन ने ये चीजें तो पहले भी अच्छे तरीके से बता रखी है। ओके। और ऊंट की बात कर लेते हैं, तो ऊंट का जो कुल होता है वो कौन सा होता है, कैमेलिडी होता है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका नाम होता है, और इसका कुल कौन सा हो जाता है भैया, कैमेलिडी। ठीक है। और जो मुर्गी की बात कर लेते हैं, तो मुर्गी का जो नाम होता है वो गैलस डोमेस्टिकस होता है। ठीक है। सुअर आ गया, सुअर का जो कुल होता है वो सुएडी होता है, और घोड़े की बात कर लेते हैं तो इक्विडी होता है, क्योंकि घोड़े का नाम भी क्या होता है, इक्वस एनस होता है। ओके, बताया जा सकता है। ये तो हो गए विभिन्न पशुओं के
जो कुल होते हैं, कुल के बारे में अपन बता सकते हैं। आगे आ जाता है नर पशु, कि कौन से पशु के नर को क्या कहा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले अपन बात करें तो गाय का जो नर पशु होता है उसको बुल कहा जाता है, और नसबंदी की हुई नर सांड को क्या कहा जाता है, टीजर बुल कहा जाता है। और अगर बदियाकृत नर है तो उसको बुल्क कहा जाता है। ये अपन ने पहले भी काफी बार चर्चा कर ली है। फिर अपन बात करें भैंस का जो नर होता है उसको बफेलो बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, बफेलो बुल कहा जाता है। फिर बात करें जो भेड़ का नर होता है उसको रैम्ब बोला जा सकता है, बक बोला जा सकता है, या फिर मेढ़ा बोला जा सकता है। ओके, फिर बकरी की बात कर ले तो बकरी का जो नर होता है उसको बक बोला जाता है, या फिर बिल्ली, ठीक है, बिल्ली, बिल्ली नहीं बिल्ली बोला जा सकता है। ओके, ये तो हो गया इसके बारे में। आगे अपन बात कर लेते हैं तो भैया जो इसकी बात कर लेते हैं, मुर्गी का जो नर होता है उसको कॉक बोला जाता है या रोस्टर बोला जाता है। ठीक है, कॉक या रोस्टर बोला जाता है। ऊंट की बात कर लेते हैं तो ऊंट के नर को कैमल बुल बोला जाता है, और सुअर के नर को बोवर बोला जाता है, और घोड़े के नर को स्टॉलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, स्टॉलियन बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आगे देखिएगा, इसके बाद आ जाता है हाँ, मादा पशु को क्या बोला जाता है। तो मादा पशु की बात करें तो गाय की मादा पशु को काऊ बोला जाता है, भैंस की मादा पशु को बफेलो बोला जाता है, भेड़ की मादा पशु को इव या डेम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भेड़ की मादा पशु को इव कहा जाता है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया भी है। फिर बात कर लेते हैं बकरी, तो बकरी की मादा पशु को डोई, गौट या नैनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, डोई, गौट या नैनी कहा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगले पशुओं में, तो जो मादा मुर्गी होती है, मादा मुर्गी को हैन या पुलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, हैन या पुलेट कहा जाता है। ऊंट की बात करें तो ऊंट को कैमल काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मादा पशु को कैमल काऊ कहा जाता है। सुअर को सौ कहा जाता है, मादा सुअर को सौ। और मादा घोड़ी को कहा जाता है भैया मेयर, मादा घोड़े को क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं इनकी नवजात, तो नवजात को क्या क्या कहा जाता है। देखिएगा, गाय का जो नवजात होता है उसको कॉफ कहा जाता है, ये कॉफ होता है, ठीक है, कॉफ कहा जाता है। और दूसरी बात करें भैंस, तो भैंस की नवजात या बछड़े को क्या कहा जाता है, बफेलो कॉफ कहा जाता है। भेड़ की बात कर रहे तो लैम्ब कहा जाता है या लैम्बकिन कहा जाता है। ओके, और बकरी के नवजात या बच्चे को क्या कहा जाता है, किड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, किड कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है, चिक। क्या कहा जाता है, चिक। और ऊंट के बच्चे को भी क्या कहा जाता है, कॉफ कहा जाता है। सुअर के बच्चे को गिल्ट कहा जाता है, गिल्ट है ये ना, गिल्ट ध्यान रखना। और फिली, जो घोड़ी का बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है, फिली बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा इनमें निषेचन की क्रियाएं, निषेचन की क्रियाओं के बारे में भी आपको पूछा जाता है। जब इनमें संभोग की जो क्रिया होती है या जो निषेचन की क्रिया होती है वो कौन से पशु में क्या कहलाती है। गाय की बात करें तो गाय में निषेचन की क्रिया सर्विंग कहलाती है, भैंस में भी सर्विंग कहलाती है। और अगर बात कर लेता हूं मैं किसमें, टपिंग बोला जाता है, टुपिंग बोला जाता है। भेड़ में इसको टुपिंग या टपिंग बोला जाता है। फिर बात कर ले बकरी में, तो बकरी में भी इस क्रिया को क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। ऊंट में बात कर लेते हैं, सॉरी उसमें मुर्गी में बात कर लेते हैं तो मुर्गी में भी ये क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। और ऊंट में इस क्रिया की बात कर लेते हैं तो कॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कॉपुलेशन कहा जाता है। सुअर में निषेचन की क्रिया को कपलिंग कहा जाता है, और घोड़े में निषेचन की क्रिया को कवरिंग कहा जाता है। कपलिंग, कवरिंग, कॉपुलेशन, सर्विंग। ज्यादातर गाय, भैंस और बकरी की बात करें तो सर्विंग, और भेड़ में बात करें तो टपिंग। ठीक है, भेड़ की क्रिया काफी बार पूछी जाती भी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं तो भैया ब्याने की क्रिया क्या क्या होती है, इन विभिन्न पशुओं में ब्याने की जो क्रिया होती है उसको क्या क्या कहा जाता है। तो भैया ब्याने की क्रिया की अपन बात कर लेते हैं, तो भैंस में बाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है, काविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काविंग। भैंस में भी काविंग कहा जाता है। भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है, और बकरी में बच्चे देने की क्रिया को किडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, किडिंग कहा जाता है। और मुर्गी में बच्चे देने की क्रिया को लेइंग या हैचिंग। मुर्गी अंडा देती है और अंडे से जब चूजा बाहर निकलता है उस क्रिया को हैचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैचिंग कहा जाता है। ऊंट में भी क्या कहलाता है, काविंग कहलाता है। सुअर की बात कर लेते हैं तो सुअर में फैरोइंग कहलाता है, और घोड़े की बात कर लेते हैं तो फॉलिंग कहलाता है। ठीक है, ब्याने की क्रिया या बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, घोड़े में फॉलिंग कहलाती है। ओके, ये तो हो गया ब्याने की क्रिया। अब बचिए कि भैया अगर पशुओं का झुंड है, इनके झुंड और समूह को क्या कहा जाता है। तो इनके झुंड या समूह की बात कर लेते हैं तो देखो, गाय का जो झुंड होता है उसको हर्ड कहा जाता है। गाय के झुंड को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है। भैंस के झुंड को भी हर्ड कहा जाता है। भेड़ की बात करें तो फ्लॉक या हर्टल कहलाता है, और बकरी की बात कर लेते हैं तो फ्लॉक या ट्रिप कहलाता है। बकरी के झुंड को भी क्या कहते हैं, फ्लॉक या ट्रिप कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं तो जो मुर्गी होती है, मुर्गी के समूह को भी क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं ऊंट, तो ऊंट का क्या कहलाता है भैया, टोला या हर्ड कहलाता है।
क्या कहलाता है, टोला या हर्ड कहलाता है। सुअर की बात कर लेते हैं तो सुअर के समूह को ड्रू कहा जाता है। सुअर के समूह क्या कहा जाता है, ड्रू कहा जाता है। और बात कर लेते हैं फिर घोड़ा, तो घोड़े का जो समूह होता है उसको भी हर्ड कहा जाता है। इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना है। क्लियर भैया, इनको याद करने की चीजें, इनमें समझाने की कुछ भी नहीं है। विभिन्न क्रियाओं को नाम दिया गया है, उन क्रियाओं के नाम को आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा गाय व भैंस की यंग फीमेल क्या कहलाती है। तो गाय व भैंस की जो यंग फीमेल होती है उसको हिपर कहा जाता है। गाय भैंस की यंग फीमेल को क्या कहा जाता है, हिपर कहा जाता है। और यंग मेल जो होता है उसको हिपर बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, हिपर बुल कहते हैं। घोड़े में गुणसूत्र होते हैं 64 और सुअर में कितने होते हैं भैया, 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर, बताया जा सकता है। इसके बाद देखो पशुओं से प्राप्त होने वाला मांस, कि कौन से पशु के मांस को क्या कहा जाता है और उसका नाम क्या होता है। क्लियर। तो देखो गाय का जो मांस होता है उसको बोला जाता है बीफ। क्या बोला जाता है, बीफ। गाय के जो बछड़ा होता है, बछड़ा, और बछड़े का जो मांस होता है उसको बोला जाता है व्हील। क्या बोला जाता है भैया, व्हील। गाय के मांस को बीफ बोला जाता है और गाय का जो बछड़ा होता है उसके मांस की बात कर लेते हैं तो उसको व्हील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्हील। जो देसी गाय होती है, देसी गाय के नाम की बात करें तो बॉस इंडिकस होता है और विदेशी गाय का बॉस टॉर्सस होता है। इनमें क्रोमोजोम नंबर अपन ने जब भी नस्लें पढ़ाई थी उससे पहले सारी चीजें लिखा रखिए, अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। और फिर भी एक बार और देख लीजिएगा, भैंस, भैंस के मांस को कहा जाता है बफन, या अपन बात कर लेते हैं तो इसको क्या कहा जा सकता है, फ्लैश कहा जा सकता है। इसका जो नाम होता है वो होता है बुबेलिस। बुबेलिस जनरली जो नाम की बात कर लेते हैं, जूलॉजिकल जो नेम होता है, वैज्ञानिक जो नाम होता है वो क्या होता है, बुबेलिस, बुबेलिस होता है। बकरी की बात करें तो बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन। क्या कहा जाता है, चेवन। बकरी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो कापरा हिरकस होता है। भेड़ की बात करें तो भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन। मटन की बात कर लेते हैं तो इसको ओविस एरिस इसका जूलॉजिकल नेम होता है। भेड़ का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो ओविस एरिस होता है। मुर्गी की बात कर लेते हैं तो मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है या सफेद मांस कहते हैं। बाकी जितने भी सारे मांस हैं ये सारे क्या है भैया, लाल मांस है। केवल मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहा जाता है, बाकी सारे मांस क्या होते हैं, लाल मांस होते हैं। ओके, ये चीजें अपन ने पहले भी बता दी है। मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहा जाता है, चिकन कहा जाता है। बाकी अन्य पशुओं का जो मांस होता है वो लाल मांस होता है। लेकिन देखो मुर्गी के मांस को सफेद मांस तो कहते हैं, लेकिन इसकी एक नस्ल है उसका नाम है कड़कनाथ। उसका नाम क्या है, कड़कनाथ। और उस कड़कनाथ की बात कर लेते हैं तो कड़कनाथ का जो मांस होता है वो होता है काला मांस। क्या होता है भैया, काला मांस। ओके, अन्य सभी पशुओं के मांस को लाल मांस कहा जाता है, मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहा जाता है। लेकिन मुर्गी की एक नस्ल है जिसका नाम है कड़कनाथ। कड़कनाथ का जो मांस होता है उसको काला मांस कहा जाता है, क्योंकि वो होता ही किस रंग का है, काले रंग का होता है। ओके, और मुर्गी के नाम की बात कर लेते हैं तो मुर्गी का जो नाम होता है वो क्या होता है, क्या भैया, गैलस डोमेस्टिकस। नवजात बछड़ा अपन ने बता दिया। गाय का जो बच्चा होता है उसके मांस को क्या कहा जाता है, व्हील कहा जाता है। तो अच्छी तरीके से आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। आगे देखो, सुअर का मांस, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, पॉर्क कहा जाता है। सुअर का जो नाम होता है वो होता है सस इंडिकस। क्या होता है, सस इंडिकस। सुअर का नमकीन मांस बिकॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, बिकॉन कहलाता है। कुड़क मुर्गी का जो मांस होता है उसको टेंडर कहा जाता है। कुड़क मुर्गी, कुड़क मुर्गी आप जानते हो अच्छी तरीके से। हिरण, हिरण की बात करें तो वेनिसन कहा जाता है। हिरण के मांस को क्या कहा जाता है, वेनिसन कहा जाता है। ऊंट के मांस को क्या कहा जाता है भैया, कैमल मांस कहा जाता है। ऊंट दो प्रकार का होता है, एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाला अपने मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और दो कुबड़ वाले शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं। एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है उसका नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है और दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम होता है कैमेलस बैक्टीरियंस। अच्छी तरीके से जब नस्ल बताई थी उसमें ये चीजें बता दी थी। घोड़ा, घोड़े की बात करें तो घोड़े के मांस को घोड़ा मांस कहा जाता है। इसका नाम इक्वस कैबेलस या इक्वस एनस होता है। इक्वस कैबेलस या इक्वस एनस होता है, अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। क्लियर। आगे भैंस का जो मांस होता है उसको केराविफ, भैंस का स्पेनिश नाम क्या होता है, काराबो होता है, इसलिए इसके मांस को क्या कहा जा सकता है, केराविफ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, तो धन्यवाद। आज के लिए इतने काफी है। कल फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।